नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा की मंडियों में सरकार ने अनाज की खरीद शुरू कर दी है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता और ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला। चौटाला साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हरियाणा की मंडियों में सरकार ने सरसों और गेहूं की खरीद शुरू कर दी है और सरकार का यह दावा है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? आज के जो हालात हैं, जी हम नहीं चाहते थे कि इन हालात के अंदर हम कहीं सरकार की कोई बेकायदगियां, कमियां, खामियां उनको उजागर करें, कोई जी कंट्रोवर्सी पैदा करें। हम चाहते थे कि इन हालात में सब चीज स्मूथ और अच्छी चले। लेकिन आज ऐसी हालत है, जो अन्नदाता है, जो किसान है, जिसको इन्होंने पिछले 5 वर्ष में, 5.5 वर्ष में लगातार नमी के नाम के ऊपर लूटने का काम किया था। अब जो सरसों की खरीद है, जी उस सरसों की खरीद के अंदर तो और ज्यादा बुरी हालत इन्होंने कर रखी है। अब इस वक्त में तो जी इन्होंने किसान को कहीं 40 क्विंटल जिसकी सरसों जानी थी, उससे कहा कि तू 40 किलो लेके आ, किसी को 5 क्विंटल लेके आ, किसी को 2 क्विंटल लेके आ, किसी का मैसेज भेज दिया कि आप कल अपनी सरसों 10 आदमी 20 किसान जो हैं वो मंडी में लेकर के आएंगे। जब वहां बेचने गए तो वहां उनका लिस्ट में नाम नहीं था। ट्रालियां भरी की भरी वापस मोड़ दी गई। आज हमारे जो नजदीक की मंडियां थी, उन सब मंडियों में इस बात को लेकर के बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी गांव के 20 लोग ट्रालियां भर भर के लेके गए। एक ट्राली ले ली, बाकी 19 को कह दिया कि इसमें मॉइस्चराइजर है, नमी ज्यादा है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। मतलब किस तरह से सरकार का दिवालिया आज पिटा हुआ है, किस तरह से आज किसान जो है परेशान हो रहा है बेचारा। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता केवल इस बात की है कि इस कोरोना की महामारी के अंदर लोगों से कैसे पैसा लिया जाए, किसी जी से बिना मांगे, बिना किसी को बताए किसी के पैसे काट लिए जाते हैं। मतलब आज सरसों में ये हालत है, तो जब गेहूं की खरीद आएगी उस वक्त तो और दिवालिया पिट जाएगा इनका। आज जो आड़ती है वो अपने लाइसेंस सरेंडर करने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाकर के, मार्केट जी कमेटियों के ऑफिस में जाकर के, कि हम अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये हम अपना शटर डाउन कर रहे हैं। जहां लॉकडाउन हुआ है वहां जी लोग आज इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से अपने शटर भी डाउन कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा बुरी हालत हमने कभी चौ- नहीं देखी। जो आज चौटाला साहब, ये इन्होंने जो कर जी आड़ती एसोसिएशन जो है वो इस बात पे विरोध कर रही है सरकार का कि हमें 7 प्राइवेट बैंकों में नए सिरे से खाता खोलने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है। तो ये सरकार उनसे प्राइवेट बैंकों में खाते क्यों खुलवाना चाहती है? नहीं, आप इस बात को तो छोड़िए, आप पहले जी सरकार से ये पूछिए, जी बीजेपी की सरकार से पहले जी हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना खरीदा जाता था। जी तब क्या ऑनलाइन थी? हम्म, तब क्या कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कोई इस तरह की कोई जबरदस्ती स्कीम लागू की गई थी किसान के ऊपर, या किसी आड़ती को इस बात के लिए मजबूर किया गया था? मतलब जो काम नहीं करने चाहिए वो सारे काम इस सरकार ने किए, जिससे किसान और व्यापारी का रिश्ता खराब हो। मैं एक आपको बड़ा साधारण तरीके से उदाहरण बताना चाहता हूँ। जी जी आज की तारीख में कोई आदमी 2 लाख से ज्यादा रुपए अपने घर में नहीं रख सकता। जी जी परमात्मा ना करे किसी के घर में कोई संकट आ जाए हम्म, और इमरजेंसी हो और पैसे की जरूरत पड़ जाए, वो पैसा कहां से लेकर के आएगा? हमारा जो आड़ती था, हर जो कोई किसान है उसका जो आड़ती था, जी उसके पास पैसा पड़ा रहता था और जरूरत पड़ने पे आधी रात को जा करके उसका दरवाजा खटखटाते थे और उसको कहते थे कि मेरे को इतने पैसों की जरूरत है। जी आड़ती जो है दोबारा पूछता नहीं था कि भी मेरा पैसा वापस मुझे कैसे मिलेगा, और वो जी उसको उस जरूरत को पूरा करता था, उसको पैसा देता था। एक विश्वास था, एक भरोसा था। उस भरोसे और विश्वास को इन्होंने खत्म करने के लिए ऑनलाइन स्कीम शुरू करी। नोटबंदी के बाद घर में पैसा रख नहीं सकते, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। अगर रख ले तो कितने लोगों को सफाई दे, वो आप कहाँ कहाँ जा करके बताओगे कि ये पैसा मेरा कहाँ से आया? कोई इनकम टैक्स वाला आके पूछ लेता है, कोई ईडी वाला आके पूछ लेता है, कोई सीआईडी वाला, सीबीआई वाला आकर के पूछ लेता है। मतलब
किस तरह से लोग इन परेशानियों को झेलने का काम आज कर रहे हैं। आज की तारीख के अंदर जो पुराना सिस्टम था, जब उस जी सिस्टम में कोई किसी के सामने दिक्कत नहीं थी, तो इस सरकार को क्या जरूरत थी ये सब इस तरह के गलत फैसले लेने की। हमने पहले दिन ही इस बात का विरोध किया था कि ऑनलाइन सिस्टम तो या तो जी। पूरे देश में लागू हो। हम्म, आप कह रहे हो कि हम विदेशों की नीतियां नहीं लेकर के आएंगे, ये सारे सिस्टम तो विदेशों के, वहां पे ऑनलाइन परचेज का सिस्टम है, लेकिन वहां ऑनलाइन अगर परचेज होती है तो किसान को पैसा भी पहले चला जाता है। अगर उसके खेत में फसल कहीं बच जाती है तो उसकी फसल को डंप भी कर देते हैं और उसको उसका पैसा भी देते हैं उसकी वजह। यहाँ तो किसी के खेत में 10 मन दाने ज्यादा हो जाए तो वो बाजार में मंदे में बेशक फेंक करके आ जाओ, उसको सरकार तो नहीं खरीदेगी। मतलब एक इस तरह से एक लोगों को परेशान किया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो ये चंडीगढ़ में जी बैठे, जी। यहाँ मंडियों में जा करके देखोगे तब पता लगेगा कि लोगों के सामने कितनी बड़ी परेशानी है। हमारा मुख्यमंत्री तो लॉकडाउन में है, जी। मुख्यमंत्री तो शाम को 5 बजे एक बार आकर के सामने बैठ जाते हैं और बैठ करके अपनी 10 मिनट की 20 मिनट के जो भाषण देने हैं वो दे देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कोई चिंता नहीं है। आप उन अपने मिनिस्टरों को, आप अपने अधिकारियों को मंडियों में भेजो, पता लगे कि यहाँ दिक्कत क्या है। कल को इस बात के ऊपर पल्ला जब झाड़ने की बात आएगी, जब कोई सवाल पूछेगा तो कहेगा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आप जी। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, आपका कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री प्रदेश का सेवक होता है और सारे डिपार्टमेंट उसी के अधीन काम करने वाले लोगों को बांट के दिए जाते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कोई भी चीज का इंतजाम नहीं। कहीं किसान अगर पानी की बात करें, पीने की, मंडियों में पीने का पानी नहीं, वॉशरूम की जगह नहीं, व्यापारी अपने लाइसेंस सरेंडर करने क्यों खरीदेंगे। आप केवल व्यापारियों से एक बार ये कह दो कि वे व्यापारी के माध्यम से सारी पेमेंट करेंगे, व्यापारी को अपनी आड़त मिलेगी, व्यापारी हमें खरीद करके दे, ये शाम को समस्या खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ये जबरदस्ती करोगे कि उन बैंकों में जाओ खाते खुलाओ, उन बैंकों से कमीशन लेना इन्होंने जो इनके ऊपर जबरदस्ती इस बात को थोपा जा रहा है। मतलब हैरानी है इन चीजों को लेकर के कि आज इस तरह के दौर से पूरा देश दुनिया गुजर रही है, उनको उसकी चिंता नहीं। उनको तो ये चिंता है कि किसान को कैसे लूटा जाए, किसान को कैसे परेशान किया जाए, कैसे व्यापारी का किसान का संबंध खत्म किया जाए, कैसे लेबर की बात सुनो। जो लेबर जो थी वो लेबर आज चलेगी सारी की सारी। जो बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, बंगाल के लोग थे, उड़ीसा के लोग थे, वो सब चले गए। अब कहते हैं कि हम जो नरेगा के लोग हैं उनके माध्यम से वो काम करवा लेंगे। फिर नरेगा का मजदूर जो है वो आज खेत में गेहूं निकालने जाएगा, तुम्हारी बोरियां ढोने जाएगा। जो मजदूर गांव में काम करने वाला है वो मंडी में आगे बोरी कैसे भर देगा, उसको क्या पता है कैसे इसको तोलना है, उसको क्या पता है इसको कैसे अपने मोढे पे रख करके उसकी ढुलाई करनी है। मतलब सारा सिस्टम चौपट कर रखा है। मैंने एक फैसला किया है, मैं कल से जैसे गेहूं की खरीद शुरू होगी, चाहे वो कल हो चाहे वो परसों हो, मैं मेरा पूरा एक चार्ट बनाऊंगा, पूरा एक प्रोग्राम बनाऊंगा और मैं हर मंडी में जाकर के खुद वीडियोग्राफी भी करवाऊंगा, खुद जाकर के किसानों से, व्यापारियों से मिलूंगा, एक डिस्टेंस बना करके। जो लॉकडाउन है उसका उल्लंघन भी ना हो, लेकिन किसान को कोई इस लॉकडाउन के सिर्फ और सिर्फ आने से लूटे ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज को 100% लोगों के बीच में जाना पड़ा तो जाएंगे और लोगों को बीच में खड़े होकर के उनकी मदद करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। मैंने ये फैसला कर लिया। मैं केवल आज तक देख रहा था सरसों की मंडियों में क्या हालत इन्होंने कर रखी है। मेरे पास सैकड़ों वीडियो आए हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की, पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप वीडियोग्राफी कराओ, आप किसी से झगड़ा मत करो, आप किसी के सामने कोई समस्या खड़ी मत करो, लोगों से बातचीत करो, वीडियो बनाओ, मुझे दो, ताकि कल को ये सरकार ये ना कह सके कि भी हमने पुख्ता प्रबंध किए हुए थे और हमने सब कुछ ठीक किया। अगर किसान परेशान नहीं होगा, अगर इनके पुख्ता इंजाम होंगे तो मैं पहला शख्स होऊंगा तो खड़ा होकर के आप जैसे साथियों के सामने सरकार की बड़ाई करने का काम करूंगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसान को कोई मारने की कोशिश करे, महामारी मारने आई हुई सर के हमारे सामने खड़ी है, उस महामारी से तो बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हमें,
उल्टा इन किसान को लूट करके, उसको कमजोर करके, उसको और मारना चाहते हैं। कल अगर किसान ने ये फैसला कर लिया कि मैं सब्जी नहीं लगाऊंगा, मैं फ्रूट नहीं दूंगा, मैं अपना गेहूं नहीं दूंगा, मैं अपनी और फसलें नहीं दूंगा, फिर ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे ये? जी मतलब जिन लोगों ने कहना तो ये चाहिए था कि हम किसान को उसकी फसल का एक एक दाना हम खरीदें और वो अगली फसल की तैयारी करे, उसके लिए एडवांस पैसा देंगे। एडवांस पैसा देने की बजाय, उसको कोई बेनिफिट देने की बजाय, उसको कोई बोनस देने की बजाय, उसकी सरसों में नमी के नाम के ऊपर कटौती की जा रही है, उसको लूटा जा रहा है। ये कल गेहूं के अंदर भी मशीनें लगा लगा करके देखेंगे कि इसमें नमी तो नहीं है, वहां पे भी ये लूट मचाने का काम करेंगे। वहां भी ये कहेंगे हम तो 40 मन से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। हम इस टोटल तरह से साहब एक किसानों के बाद एक अब जो 20 तारीख से सरकार लॉकडाउन में कुछ ढील देने जा रही है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑनलाइन खरीदारी की छूट तो है, लेकिन छोटे दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि सरकार का ये फैसला तो छोटे दुकानदारों को मारने वाला है। आपकी पार्टी और आपकी तरफ से क्या कहेंगे आप? इनको ना हमारी चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना व्यापारी की चिंता है। इनको चिंता सिर्फ अपनी है। ये अपनी चिंता कैसे दूर हो इसमें लगे हुए हैं। आप राज्य में शराब के ठेके खोलने का विरोध करते रहे हैं, लेकिन कल से हरियाणा में शराब की फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होने जा रहा है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? ये लोग बारी बारी से अपनी बात से मुकरते हैं। बारी बारी इन लोगों ने ये कहा कि हमने कोई इस तरह के आदेश जारी नहीं किए। ये ठेके में शराब या आपकी फैक्ट्रियों में शराब बनने का आदेश तो जिस दिन मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मंत्रणा करी थी, उसी दिन आदेश जारी कर दिए थे। उस दिन की चिट्ठियां हमारे पास है, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि आप अपना उत्पादन शुरू करें। और अब ये कहते हैं कि हम 20 तारीख से फिर से दोबारा उन फैक्ट्रियों का उत्पादन हो। मुझे लगता है कि इनको सिर्फ माफिया जो है उनकी चिंता है। इनको उन 5, 7, 10 घरानों की चिंता है जो इनको ला करके पैसा देते हैं। बाकी इनको कोई मतलब नहीं है। दारू बनाई फैक्ट्रियां में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ठेके शराब को खुलेंगे तो उससे नुकसान होगा, उससे फायदा नहीं होगा। जब लॉकडाउन खत्म हो तो ठेके खोलने कौन रोकता है? नहीं, आपके पास इस तरह की कुछ खबरें आई होंगी कि जींद में शराब पी 3 लोग उससे बीमार हुए, एक की मौत हो गई, और कैथल में एक गाड़ी शराब से भरी हुई जा रही थी, पुलिस पीछा करके भी उसको नहीं पकड़ पाई। तो क्या शराब की तस्करी ठेके बंद होने से बढ़ी नहीं है? तस्करी नहीं बढ़ी। तस्करी कौन करवाता है? तस्करी आप मुझे एक ही बता दो। जो फैक्ट्रियां बनी हुई है दारू की, उनके बाहर एक्साइज के लोग नहीं बैठते? हर फैक्ट्री के बाहर एक्साइज का एक ऑफिस है जिसमें एक इंस्पेक्टर बैठता है। अगर किसी फैक्ट्री से दारू निकलेगी तो इसका मतलब सरकार की जानकारी में है। सरकार का ये कहना है, शामिल है इस कानून। सरकार का ये कहना है कि पुलिस इस समय लॉकडाउन को लागू करवाने में लगी हुई है, पुलिस का ध्यान उस तरफ है, इसलिए ये शराब की तस्करी हो रही है, ऐसा सरकार का मानना है। आप इस बात को ना घुमाओ, जो लोग घुमाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करो। शराब की फैक्ट्री जो कोई भी फैक्ट्री में से माल जब निकलता है उसका वाउचर बनता है, और उसका वाउचर जो है बकायदा गाड़ी का नंबर दिया जाता है। गाड़ी का नंबर देके उस पे लिखा जाता है कि ये शराब यहाँ से यहाँ जाएगी, या ये माल इस जगह से इस जगह पे जाएगा। तो जो कोई फैक्ट्री में शराब बन रही है, पहली बात तो फैक्ट्रियां बंद है। अगर किसी ने पुराना माल रखा है और कोई निकाल रहा है तो फिर तो सरकार की मिली भगत से निकल रहा है, क्योंकि वो जो एक्साइज का अधिकारी जो बैठा है वो क्या कर रहा है? क्या वो सोया हुआ है? क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं है? इसका मतलब तो सीधा है कि ये जो दारू की तस्करी हो रही है, आज कोई चिट्टे की तस्करी हो रही है। हमने तो विधानसभा में नाम तक लिए, बताए तक थे कि ये लोग नशे के मामलों में शामिल हैं, और उसके बावजूद भी अगर सरकार को समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब सरकार 100% इन सारी चीजों में खुद शामिल है। फिर दूसरे की जरूरत नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसमें शामिल है, तो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि या पूरी सरकार को इसमें संलिप्त मान रहे हैं? ये बात आप मुख्यमंत्री पूछें कि मुख्यमंत्री को इन चीजों की जानकारियां नहीं है। अगर नहीं जानकारी है तो फिर ये मान के चलो
कि उनको भी एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। जी। अभय सिंह जी, संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में सांसद और विधायक अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हमें ये बताया है कि अब तक मदद देने वालों में आप सबसे ऊपर हैं, आपने सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद दी है। ये आप कहें ना कहें, ये ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे हमसे, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। मेरी एक बात सुने इसके ऊपर। जी जी मैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। जी जी मैं कोई ये सब चीजें अपनी तरफ से दे करके मैं अपना एक फर्ज निभा रहा हूँ। जी मुझे इस चीज के लिए कहीं कोई ये कहे कि इन्होंने सबसे ज्यादा किया है, मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। जी ये पैसा किसी के साथ नहीं जाएगा, जी पैसा यहीं रह जाएगा। आपने वो सिकंदर का किस्सा नहीं सुना है? हाँ, सुना। तो फिर सिकंदर जब पैसा साथ नहीं ले जा सका, जब मरा था तो उसके हाथ में दोनों खाली थे। जिसने अथा पैसा इकट्ठा किया तो पैसा किस काम आएगा? हम चाहते हैं जिंदगियां बचे, उसके लिए चाहे किसी से उधार लेकर के भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए खर्च करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये सवाल मैंने चौटाला साहब आपसे इसलिए किया था कि क्या हरियाणा के कोई और विधायक या मंत्री इस हैसियत में नहीं है कि आप जितनी आर्थिक मदद दे सकें इस संकट की घड़ी में? नहीं, देना चाहिए, है, बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करी। मैंने हुड्डा जी जब आए थे इस पे हमारी जब कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी। मैंने कहा हमारे बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं, बहुत सारे आपके ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है अपनी एक एक साल की तनख्वाह देने की भी, उसके इलावा भी अपनी तरफ से पैसा देने में उन्हें कोई मेरी ख्याल परेशानी नहीं होनी चाहिए। दे ना दे ये उनकी मर्जी है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि भी आपने क्यों नहीं दिया, इतनी शर्त है उतना दे देगा। कोई पैसे के भरोसे किसी की जिंदगी नहीं जाएगी, ये मान के चलो। राज्य सरकार ने अभी स्कूली बच्चों से 5-5 रुपए दान देने की अपील की है। क्या स्कूली बच्चों से कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा और क्या ये उस स्कूली बच्चों के दान से जो संकट है ये हल हो जाएगा हमारा? ये दिवालियापन नहीं है जी, ये दिवालियापन नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद ये बात कही थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपने जब शराब के ठेके खोलने की बात करी थी तब हमने कहा था कि हमारे जुम्मे लगाओ आप, हम लोगों के सामने झोली फैला करके पैसा इकट्ठा करके ला के देंगे। ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। आज चौधरी देवीलाल के प्रति लोगों की उतनी ही श्रद्धा है। एक वक्त था चौधरी देवीलाल ने एक नोट एक वोट के हिसाब से पैसा मांगा था, लोगों ने करोड़ों रुपए चौधरी देवीलाल को दिए थे। आज भी हम चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के, चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करके लोगों के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक मैसेज भेजेंगे, करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया रातों रात लोग दे देंगे, रातों रात इकट्ठा कर देंगे। आप इस तरह के फैसले लेने की बजाय कोई अच्छे फैसले लो जिससे लोग, अगर ये सरसों गेहूं की खरीद आड़तियों को दे देते, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम ना रखते, अगर ये उनके ऊपर जबरदस्ती ना करते, आड़तियों को बेइज्जत ना करते, अगर उनका हौसला बढ़ाते, उनको कहते भी आपका और किसान का एक रिश्ता है, तो मैं कहता हूं कि सैकड़ों करोड़ रुपया ये आड़ती ही इकट्ठा करके सरकार को दे देते। ये ही आपस में किसान के साथ फैसला कर लेते कि पर क्विंटल 5 रुपया तू देगा, पर क्विंटल 5 रुपया हम देंगे। 10 रुपया क्विंटल के हिसाब से 100% सरसों और गेहूं के अंदर सरकार के पास पैसा चला जाता है। लेकिन किसी चीज को अच्छे ढंग से समझाने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। किसी पे कोई चीज थोपी नहीं जा सकती। आप सबकी राय अगर ले रहे हो तो फिर उसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके दूसरों की बात सुन तो रहे हो लेकिन फैसले अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो ये चीजें हमेशा घातक सिद्ध होती है। 5-5 रुपया स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आप लेने की बात करते हो। हमारे यहाँ तो एक सिस्टम है, मैंने तो हमारे जो स्कूल जो है, संस्थाएं जो संस्था के अंदर जो है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, हमने उन बच्चों की जितने दिन लॉकडाउन हो उतने दिन की फीस माफ करी है। हमने जो स्टाफ है उसको पूरी सैलरी दी है। हमने कहा है कि अगर इनको सैलरी नहीं देंगे
तो कल ये अपने घर का गुजारा कैसे चलाएंगे? वो भी तो उनका एक अपना घर में अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है, कैसे घर को चलाना है। एक की अगर सैलरी 50,000 रुपए है, अगर उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, तो वो कैसे काम चला लेगा अगर उसको पैसा नहीं दोगे तो? क्या वो सड़क पे नहीं आ जाएगा? हमें हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी से मांगना चाहिए। देने वालों की कोई कमी नहीं है, आप हौसला बढ़ाओ, देने वालों की लाइन लग जाएगी, बरसात होनी शुरू हो जाएगी इन सब चीजों में। लेकिन कोरोना कोरोना की की यहाँ जी, तो कोरोना जी, यहाँ तो खुद का हौसला भी खत्म हो गया, हाँ, मैं वही उसी सवाल पे आ रहा था। जबरदस्ती थोपे जा रही है। चौटाला साहब, उसी सवाल पे आ रहा था मैं कि कोरोना की महामारी जब शुरू हुई तो ये 24-25 मार्च के आसपास शुरू हुई, और अभी ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार जो है 6,200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। क्या एक महीने में ऐसी नौबत आ गई कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है सरकार? अब आज है ना, इस बातों पे चर्चा करना नहीं चाहता मैं। ये जी, सब जी। बातें परमात्मा हालात सारे ठीक करें, फिर आपके साथ बैठ करके करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इस महामारी से निपटने के लिए आपको अगर 10,000 करोड़ भी लेना पड़े, आपको 20,000 करोड़ भी लेना पड़े, आप कर्जा ले लो। हम विधानसभा में आपसे नहीं पूछेंगे कि ये कर्जा क्यों लिया आपने। जी, जी, जी। इस महामारी से निपटने के लिए कर्जा लोगे और इस महामारी से निपटोगे तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जो कर्जा आपने इस महामारी से पहले ले रखा है, वो तो हमारा अधिकार है पूछना कि जी। वो पैसा आपने कहाँ खर्च किया, उस पैसे को आपने किस तरह से लुटाया लोगों के ऊपर। लेकिन इसके लिए जितना पैसा आप लोगे, हम आपसे एक बारी भी नहीं पूछेंगे कि आपको क्यों जरूरत पड़ी पैसे। जी। शुक्रिया चौटाला साहब हमसे बातचीत करने के लिए। चलें, बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंडियन नेशनल लोकदल के सीनियर लीडर अभय सिंह चौटाला, जिनका ये मानना है कि अगर कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार को कर्ज लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस लड़ाई में विपक्ष उनका साथ देने को तैयार है।